Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांगजी बिजनेस मीटिंग अटेंड करने गया था जहां वो हद से ज़्यादा ड्रंक हो चुका था। इसीलिए विंग जो खुद भी ड्रंक था उसे अपने घर पे लेके आता है क्योंकि वो वांगजी को इतनी रात में लैंड मैंशन लेके नहीं जा सकता, क्योंकि लैंड कुरैन से जितना वांगजी डरता है उतना ही विंग भी डरता है। विंग जो वांगजी को अपने अपार्टमेंट में ला चुका था और उसने अपने अपार्टमेंट के डोर को ओपन किया और वांगजी को अंदर लेके आया। वांगजी जो अब फुल्ली ड्रंक था वो विंग के ऊपर ही लीन था और विंग के सपोर्ट से ही चल रहा था। साथ ही पूरे रास्ते वांगजी ने विंग को जो तंग किया था वो अलग, और वो भी तंग नॉर्मल वे में नहीं किया था, बहुत नॉटी वे में किया था, जिससे सच में विंग परेशान हो चुका था। वो बहुत इरिटेट हो चुका था। वांगजी का ड्रंक होने के बाद भी विंग के साथ फ्लर्ट करना बंद नहीं हुआ था। वो पूरे रास्ते विंग की बॉडी पर इधर उधर टच कर रहा था। साथ ही उसकी वो वियर्ड बातें, तुम्हारी लिप्स ब्यूटीफुल है, तुम्हारी नोज ब्यूटीफुल है, तुम्हारी आईज ब्यूटीफुल है, तुम खुद ब्यूटीफुल हो, ऐसी न जाने कितनी बकवास बातें। बकवास नहीं, वैसे कहा जाए तो ये बातें सच थी। विंग सच में क्यूट था। खैर, वैसे भी बात अगर विंग और वांगजी के ब्यूटी को एक्सप्लोर करने की आ जाए तो हम वांगशियान लवर उन दोनों पर पूरी नॉवल लिख सकते हैं, वो भी बिना किसी ब्रेक के। वैसे ये सच में सच है। बैक टू द फैन फिक्शन। ऐसे ही पूरे रास्ते ड्रंक वांगजी विंग के ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, जिससे विंग इरिटेट हो चुका था, साथ ही फ्रस्ट्रेट भी। इसीलिए वो वांगजी को रास्ते में ही छोड़ना तो चाहता था पर छोड़ नहीं सकता था। जैसे तैसे करके विंग ने वांगजी को घर पे ला लिया था और अंदर लाते ही विंग ने वांगजी को सीधा लिविंग हॉल में ही काउच पर थ्रो कर दिया था, क्योंकि विंग सच में अब परेशान हो चुका था। विंग जो खुद भी थोड़ा ड्रंक था वो वांगजी को काउच पर थ्रो करने के बाद सीधा अपने रूम की तरफ निकल जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसे चेंज करना होगा, फ्रेश करना होगा खुद को। बाद में उसे वांगजी को भी फ्रेश करना होगा, उसे सुलाना भी होगा, वरना वो तो रात भर अपना मुंह चलाता रहेगा। और इतनी सारी बकबक अभी फिलहाल विंग नहीं सह सकता, इसलिए वो जल्द से जल्द खुद फ्रेश होने के लिए निकल जाता है। वही वांगजी वो ड्रंक था, पर वो नशा जितना शराब का था उतना ही विंग का भी था। इसीलिए विंग के रूम की तरफ जाते ही वांगजी भी अपने लड़खड़ाते कदमों से इस तरफ तो कभी उस तरफ झूलते झूलते विंग के रूम के पास पहुंच ही चुका था। और वो विंग के रूम के डोर को ओपन देखता है तो सीधा अंदर घुस जाता है, जैसे ये उसी की प्रॉपर्टी हो। वैसे देखा जाए तो विंग फिलहाल वांगजी की पर्सनल प्रॉपर्टी बन के ही तो वर्क कर रहा था। खैर, वांगजी अंदर जाता है और सीधा विंग के बेड पर बैठ जाता है। वो अपनी आधी खुली आधी बंद आंखों से इधर उधर देख रहा था। इनफैक्ट वो विंग को ही ढूंढ रहा था। कुछ ही देर बाद वांगजी को डोर ओपन होने की साउंड आती है। वांगजी तुरंत उस साउंड को फॉलो करते हुए उसी की तरफ देखता है। तब विंग फ्रेश होकर बाहर आ चुका था। उसके हेयर्स गीले थे और विंग उन्हीं हेयर्स को ड्राई करते हुए बाहर आ रहा था। उसने नाइट क्लोथ्स पहन के रखे थे, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी रूम में है ये उसे नहीं पता था, पर वांगजी के अपार्टमेंट में होने के बाद भी विंग को सिक्योर्ड फील नहीं होता था। इसीलिए आज उसने एक ऐसा नाइट क्लोथ पहना था जो उसकी पूरी बॉडी को कवर करता है, क्योंकि ड्रंक क्या सोबर वांगजी पर भी विंग को बिल्कुल यकीन नहीं है। इसीलिए विंग को अपनी इज्जत की केयर तो करनी होगी। खैर, जैसा कि विंग ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही था। वांगजी उसके सामने ही बेड पर बैठा हुआ था और विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और वांगजी के पास जाता है। वांगजी जैसे ही विंग को देखता है वो अपनी बड़ी सी मुस्कान दिखाता है और सीधा विंग के हाथ को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। विंग जिसके एक हाथ में टॉवल था और वो अपने हेयर्स को रैप कर रहा था और दूसरे हाथ को वाइप कर रहा था, और दूसरे हाथ को वांगजी ने फिलहाल पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लिया था। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, बॉस चलो रेडी हो जाओ और सो जाओ, जाओ जल्दी फ्रेश हो जाओ। वांगजी जिसके फेस पर ऑलरेडी वो बड़ी सी स्माइल थी, वो अपनी नॉटी वॉइस में और बाकी ड्रंक वॉइस में कहता है, फ्रेश कैसे होते हैं?
मुझे मुझे फ्रेश होना नहीं आता, मैं तो छोटा बेबी हूँ। विंग एक डीप ब्रीथ इनहेल करता है। ऑब्वियसली वो वांगजी के साथ 5 सालों से है, तो वांगजी ड्रंक होने के बाद कैसे बिहेव करता है इसका भी विंग को बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। इसीलिए वो वांगजी को उठाता है और सीधा अपने ही बेड पर सुला लेता है, क्योंकि विंग जानता है कि इस रूम में आने के बाद वांगजी किसी भी शर्त पर बाहर नहीं जाएगा। भले ही वो फुल्ली ड्रंक है, पर वो विंग के रूम को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है और विंग के रूम से वांगजी को बाहर निकालना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये काम विंग ने पहले भी बहुत बार करके देख लिया है। इनफैक्ट जब भी वांगजी इस अपार्टमेंट में होता है, विंग को अपना रूम छोड़ के गेस्ट रूम में सोना पड़ता है और वांगजी विंग के बेड पर विंग के ही रूम में सोता है। सच में ड्रंक वांगजी खतरनाक है, पर विंग क्या ही कर सकता है। इसीलिए इस बार वो आर्ग्यू करता ही नहीं, सीधा वांगजी को अपने ही बेड पर लेटा देता है और खुद वॉशरूम जाकर एक वेट टॉवल और थोड़े से पानी को एक छोटे से टब में लेके आता है। वो उस टब को साइड में रखता है और उनमें से उस वेट टॉवल को उठाता है और वांगजी की बॉडी को क्लीन करने लगता है, क्योंकि ड्रिंक की वजह से एक तो वांगजी की बॉडी से स्मेल आ रही थी, दूसरा वो सच में बहुत मेसी भी हो चुका था। इसलिए विंग वांगजी को पूरी तरीके से क्लीन करता है, उसकी क्लोथ्स को चेंज करता है। ये बात वियर्ड थी, पर विंग के पास वांगजी के कुछ क्लोथ्स थे जो इमरजेंसी के लिए रखे गए थे और जो खुद विंग नहीं रखे थे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम तो था नहीं कि वांगजी विंग के अपार्टमेंट में था, बहुत बार आ चुका था। इसलिए विंग ने वांगजी के एक्स्ट्रा क्लोथ्स को अपने अपार्टमेंट में रखा हुआ था। विंग वांगजी को वही क्लोथ्स पहनाता है और बाद में उसे अच्छी तरीके से लेटा देता है। वो वांगजी पर कंबल करता है और बाद में वहाँ से निकल जाता है। विंग जिसने अपने रूम से निकलते हुए अपने भी क्लोथ्स को ऑलरेडी चेंज तो कर ही लिया था, इसलिए वो सीधा नेक्स्ट रूम में जाता है और सो जाता है, क्योंकि वो खुद भी थोड़ा ड्रंक था। विंग को सोए हुए अभी 2 से 3 घंटे ही हुए होंगे, क्योंकि वो 12 बजे तो अपार्टमेंट में आए थे और शायद अभी सुबह के 3 या 3:30 बजे होंगे। तभी विंग को कुछ गिरने की या कुछ साउंड आती है। विंग नींद में था, पर उसकी नींद बहुत कच्ची थी, इसीलिए साउंड के होते ही विंग तुरंत उठ जाता है और अपने आसपास देखने लगता है, पर उसके आसपास कुछ भी गिरा नहीं था, सब ठीक था। इसीलिए वो तुरंत ही बेड से उठ जाता है और बाहर निकलता है। लिविंग हॉल में भी सब कुछ सही सलामत ही था। वो किचन की तरफ जाता है, वहाँ भी सब ठीक था। इसीलिए अब विंग, जिसे ऑलरेडी वांगजी की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वांगजी ड्रंक था तो कुछ उसके साथ हो ना गया हो, इसलिए विंग तुरंत ही अपने रूम की तरफ जाता है जहाँ वांगजी लेटा हुआ था। वो तुरंत रूम के डोर को ओपन करता है और अंदर देखता है तो सब कुछ नॉर्मल ही था। वांगजी वैसे ही पीसफुली सोया हुआ था। विंग को वियर्ड लगता है, क्योंकि उसने क्लियरली साउंड सुनी हुई थी, पर जब वो रूम में आसपास घूमता है तब वो देखता है कि बालकनी का डोर ओपन है और वहाँ से हवा अंदर आ रही है, जिस वजह से कर्टन्स हिल रहे हैं और उन्हीं कर्टन्स की वजह से साइड टेबल पर रखी कुछ डेकोरेशन के पीस को शायद टच हुआ होगा या धक्का लग गया होगा, तो वो नीचे गिर गई है। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है, क्योंकि वो थोड़ा डर चुका था वांगजी के लिए। विंग जाता है, वो बालकनी का डोर बंद करता है, साथ ही वो शो पीस जो टूट चुका था, विंग उसे अपने पैरों से ही थोड़ा सा साइड में करता है, ताकि अगर वांगजी उठे भी तो उसे इस टूटे हुए शो पीस से कोई हर्ट ना हो। वो उसे जस्ट साइड में रख देता है, क्योंकि रात की बात थी और विंग खुद स्लीपी फील कर रहा था। इसलिए वो फिर से वांगजी को चेक करता है। उसका जो कंबल थोड़ा सा हटा हुआ था उसे फिर से सेट करके विंग वहाँ से फिर से अपने रूम की तरफ निकल जाता है, मतलब जहाँ उसे सोना था। ऐसे ही वो पूरी रात बीत जाती है और सुबह मॉर्निंग में 6 AM विंग की नींद खुल चुकी थी, क्योंकि ये उसका रेगुलर टाइम था। वो 6 या 7 बजे उठ ही जाता है। विंग पहले तो खुद उठता है, उसके सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, इसीलिए वो फ्रेश होता है और सीधा किचन की तरफ निकल जाता है, क्योंकि उसे हैंगओवर ड्रिंक भी बनानी थी। विंग 2 हैंगओवर ड्रिंक बनाता है और पहले तो एक खुद पी लेता है, बाद में दूसरी ड्रिंक वो उठाता है और सीधा
खुद के रूम की तरफ निकल जाता है। वो रूम के डोर को जब ओपन करता है तब देखता है कि वांगजी अभी भी पीसफुली बेड पर सोया हुआ है। विंग जिसके फेस पर वांगजी को ऐसे देखकर स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि वो जानता है कि जब उसका ये अनोइंग बॉस उठता है तब वो विंग को कितना ज़्यादा परेशान करता है, पर ये जब सोया हुआ होता है तो कितना शांत, मासूम और हैंडसम लगता है। ऑब्वियसली विंग अपने बॉस की हैंडसमनेस को, उनके इंटेलिजेंसी को और उनके शार्प माइंड को एडमायर करता है, पर वो एडमायर करता है उस तरह से नहीं देखता जिस तरीके से वांगजी विंग को देखता है। हाँ, विंग वांगजी की बहुत रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए वो वांगजी का हमेशा केयर करता है, उसका ख्याल रखता है, पर जिस वे में वांगजी चाहता है कि विंग उसे पसंद करे, उस वे में विंग शायद कभी भी वांगजी को पसंद नहीं कर सकता। ये बात विंग कितनी तो भी बार वांगजी को समझा चुका है, पर वांगजी समझने के लिए रेडी नहीं है। ऐसे ही यही सब सोचते हुए विंग वांगजी के पास जाता है। वो उस ड्रिंक को साइड टेबल पर रखता है और वांगजी को सॉफ्टली उठाने लगता है। ऑब्वियसली विंग इतना डेविल नहीं है कि सुबह सुबह वांगजी पर भड़के या उसे फिर से गुस्से से उठाए, इसीलिए वो उसे सॉफ्टली उठाता है। वांगजी जो आज जैसे ही अपनी आईज को ओपन करता है, कितने दिनों बाद फिर एक बार उसके सामने वही ब्यूटीफुल व्यू था, विंग की वही सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, उसके फेस पर वो ब्यूटीफुल स्माइल। विंग जो ऑलरेडी बात ले चुका था, जिस वजह से उसके हेयर्स में से नीचे बहता हुआ वो पानी, वो वाटर ड्रॉप्स जो उसके फेस पर अभी भी कहीं कहीं लगे हुए हैं। सच में ये व्यू हर रोज़ देखने के लिए तो वांगजी इतना स्ट्रगल कर रहा है, पर विंग जो ये व्यू उसे तभी दिखाता है जब वो ड्रंक होता है। इसीलिए तो वांगजी को ड्रंक होना सबसे ज़्यादा पसंद है, पर वो हर रोज़ ड्रंक होके विंग को बॉर्डर तो नहीं कर सकता ना। साथ ही उसे अपने डैड से भी डर लगता है। खैर, वांगजी उठता है, उसके फेस पर भी एक ब्यूटीफुल स्माइल थी, पर उसका सर जब दर्द फील होता है तब जाकर वांगजी के फेस की वो स्माइल ड्रॉप हुई थी और अब वो विंग के उस ब्यूटी से बाहर आया था। वांगजी तुरंत अपने सर को पकड़ लेता है और उसे अपने दोनों हाथों से ठोकने लगता है। विंग एक स्माइल करता है, क्योंकि उसे ऑलरेडी वांगजी की ये सारी आदतें पता है। विंग वांगजी के सामने वो ड्रिंक बढ़ाता है और सॉफ्टली कहता है, बॉस गुड मॉर्निंग। वांगजी जो अभी भी अपने हेड को ठोक रहा था, वो जस्ट वैसे ही नोट करता है। उसने अपनी हेड को ही नीचे झुका के रखा था और वो बेड पर उठकर बैठ चुका था। विंग उस ड्रिंक को आगे बढ़ाते हुए कहता है, बॉस इसे ड्रिंक कर लो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। आपको लैंड मेंशन भी जाना होगा और बाद में ऑफिस भी निकलना है, जल्दी कीजिए। वांगजी एक हाथ से विंग के हाथ में से वो ड्रिंक ले लेता है और दूसरे हाथ से अभी भी अपने सर को ठोकते हुए कहता है, मॉम को फ़ोन करके बता दो कि मैं लैंड मेंशन नहीं आऊँगा, सीधा ऑफिस जाएंगे और लंच टाइम पे लैंड मेंशन में जाएंगे। विंग नोट करता है और वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, बॉस तो फिर मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ, जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाइए। वांगजी नोट करता है और विंग वहाँ से उठ जाता है। विंग अपने कबर्ड के पास जाता है और वहाँ से वांगजी के लिए एक्स्ट्रा क्लोथ्स लेके आता है और वो रूम से बाहर निकल जाता है। वांगजी के लिए सारी प्रिपरेशन करने के बाद वो बाहर आता है और ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। विंग का ब्रेकफास्ट अभी बना के हुआ ही था, तभी उसका ध्यान अपने बेडरूम के तरफ जाता है जहाँ से वांगजी आ रहा था। विंग एक स्माइल करता है और वांगजी से कहता है, बॉस ब्रेकफास्ट रेडी है, चलिए। वांगजी नोट करता है और वो विंग के साथ टेबल पर बैठ जाता है। विंग उसे भी फूड सर्व करता है और खुद भी फूड ले लेता है। ऑब्वियसली वांगजी को विंग की कुकिंग पसंद थी और विंग की कुकिंग स्किल्स भी अच्छी थी, इसीलिए वांगजी बहुत हैप्पीली विंग के हाथ का बना हुआ वो डिलीशियस ब्रेकफास्ट इंजॉय करता है और बाद में वो दोनों भी सीधा लैंड कॉरपोरेशन के लिए निकल चुके थे। विंग ने ऑलरेडी लैनी को इन्फॉर्म कर दिया था और वो दोनों भी फाइनली ऑफिस भी पहुंच चुके थे। विंग और वांगजी फिर से अपनी रूटीन पर लग जाते हैं। ऐसे ही फिलहाल आफ्टरनून हो चुकी थी और उन दोनों को अभी
लंच के लिए लैन मैंशन जाना था क्योंकि ये वांग जी ने ही कहा था। वांग जी विंग को लेकर लैन मैंशन में पहुंचता है। वो दोनों भी वहाँ लंच करते हैं और वहाँ अभी फ़िलहाल सिर्फ लैन ही और वेंचिंग ही मौजूद थी। वेंचिंग आज हॉस्पिटल से बहुत जल्दी ही घर आ चुकी थी। शायद उसका और सिचन का कोई प्लान था बाहर जाने का, इसलिए वो बहुत जल्द आ चुकी थी। वो चारों भी मिलकर लंच एंजॉय करते हैं और फिर से विंग और वांग जी कॉरपोरेशन के लिए निकल चुके थे। वांग जी की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। वो मीटिंग अटेंड करने के बाद वांग जी अपने कैबिन में ही बैठा हुआ था, तभी उसे कॉल आता है। वांग जी उस कॉल को अटेंड करता है और कुछ ही देर बाद विंग एक पर्सन को लेकर वांग जी के कैबिन में एंटर करता है। जैसे ही वांग जी ने उस पर्सन को देखा था, उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वांग जी तुरंत अपनी सीट से उठ जाता है और उस पर्सन के साथ जाकर हैंडशेक करता है। बाद में वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ खाने पीने के लिए भेज देना और करीबन 1 घंटे तक नो कॉल्स, नो मीटिंग्स, नो अनदर वर्क्स, क्योंकि अब मैं अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। विंग नोट करता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वांग जी अपने दोस्त की तरफ देखता है और हैप्पीली कहता है, शू यांग, बहुत मिस किया मैंने तुझे। शू यांग आई रोल करता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, जब काम होता है तभी तो तू मुझे मिस करता है, वरना अनदर टाइम तो तू बस एक ही पर्सन को मिस करता है जो तेरी आंखों के सामने है पर फिर भी तेरा नहीं है। वांग जी शुयांग की तरफ देखता है और एक एंग्री लुक पास करता है, पर इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि शुयांग वांग जी का बचपन का दोस्त है। साथ ही शू फैमिली और लैन फैमिली बहुत पहले से ही फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। साथ ही बिजनेस के लिए भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए शू यांग और वांग जी में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और वांग जी के बहुत से राज शू यांग ऑलरेडी जानता है। साथ ही शू यांग के भी बहुत सारे राज वांग जी ऑलरेडी जानता है। शू यांग जिसके फादर का बहुत बड़ा बिजनेस है, फिर भी वो इंडिपेंडेंट होकर एक अलग अपनी खुद की डिटेक्टिव एजेंसी खोल के बैठा है और फिलहाल उसका फैमिली बिजनेस अभी भी उसके फादर हैंडल कर रहे हैं। शू यांग की एजेंसी वन ऑफ द बेस्ट डिटेक्टिव एजेंसी है, जहां हाईली पे पर परफेक्ट वर्क करने वाले डिटेक्टिव्स को अदर कॉरपोरेशंस और बाकी हर कोई हायर कर सकता है। शू यांग खुद भी एक बहुत इंटेलिजेंट और शार्प डिटेक्टिव है। वांग जी शू यांग को लेकर अपने कैबिन के सीटिंग एरिया की तरफ आ जाता है और वो शू यांग से नॉर्मली बातें करने लगता है। कुछ ही देर बाद वहाँ विंग आता है जिसके हाथ में फूड ट्रे थी जिसमें कुछ स्नैक्स और कॉफ़ी रखी हुई थी। ऑब्वियसली विंग जहाँ वांग जी का टेस्ट जानता है वहीं वो शू यांग का भी टेस्ट जानता है और शू यांग और विंग भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त उन्हें कह सकते हैं क्योंकि वांग जी की वजह से विंग को शू यांग ऑलरेडी जानता है और शू यांग का बिहेव बहुत ज़्यादा जेंटल, पोलाइट, साथ ही नॉटी भी है। वो बिल्कुल वांग जी की तरह है। जैसे बाहर वांग जी रूड रहता है और फैमिली के लिए एक अलग इमेज कैरी करता है, सेम शू यांग का भी है। बाहर शू यांग बहुत स्टिफ फेस और रूड कोल्ड बन के फिरता है, पर फैमिली और फ्रेंड्स के लिए वो भी बिल्कुल नॉर्मल, जेंटल, लविंग, केयरिंग, साथ ही सॉफ्ट इमेज कैरी करता है। तो विंग शू यांग को भी उसका पसंदीदा ड्रिंक सर्व करता है और शू यांग से थोड़ी सी बातें करके विंग वहाँ से निकल जाता है। जाने से पहले वो वांग जी के कैबिन को लॉक कर देता है क्योंकि ये बात वांग जी ने ही विंग से कही थी। विंग जो खुद बाहर आकर अपना वर्क करने लगता है, वही वांग जी और शू यांग अंदर बहुत देर तक बातें करते हैं। उन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी ना जा पाए इसका ख्याल विंग ने रखा था। करीबन 2 घंटे तक लंबी बातचीत के बाद शू यांग बाहर आता है। वैसे तो वांग जी ने 1 ही घंटे की बात की थी, पर इतना उतना चलता है फ्रेंड्स के साथ। शू यांग जो विंग से मिलता है और लैंड कॉरपोरेशन से निकल जाता है, वही विंग तुरंत वांग जी के पास आता है और उसे कुछ फाइल्स देता है साइन कराने के लिए। बाद में फिर से विंग और वांग जी अपना वर्क करने लगते हैं। वांग जी नाइट के टाइम अपने घर चला जाता है और विंग अपने ऐसे ही उनकी वो रात भी बीत जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग
8 बजे ही वांग जी ने विंग को कॉल किया था। विंग तुरंत वो कॉल पिक भी कर लेता है क्योंकि वो ऑलरेडी उठ चुका था, फ्रेश भी हो चुका था और अपने कुछ वर्क कर रहा था जैसे हाउस क्लीनिंग वगैरह। क्योंकि विंग यहाँ अकेला रहता है तो उसे अपने सारे वर्क खुद ही करने पड़ते हैं। देखा जाए तो विंग मेड वगैरह रख सकता है पर उसे ये सब पसंद नहीं है, उसे खुद के काम खुद ही करना पसंद है। इसीलिए वो जब वक्त मिलता है तब अपना हाउस क्लीन करता है और बाकी सारी चीज़ें। तो वांग जी का जैसे ही कॉल विंग देखता है वो तुरंत उसे अटेंड कर लेता है। वांग जी विंग को लैंड मेंशन में बुलाता है ब्रेकफास्ट के लिए। साथ ही वांग जी विंग को ये बताता है कि उन्हें यहीं से लैंड कॉरपोरेशन पे जाना है, तो विंग उनके साथ ब्रेकफास्ट भी कर लेगा और वांग जी को पिक भी कर लेगा। वांग जी इसके लिए मान चुका था क्योंकि उसे लैंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, क्योंकि वहाँ कोई भी उसे सर्वेंट की तरह या एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं करता, हर कोई उसे जेंटली बिहेव करता है। और वांग जी को छोड़ा जाए तो हर कोई विंग के साथ पोलाइट नेचर कैरी करता है। वांग जी तो विंग के साथ सिर्फ फ्लर्ट कर सकता है। खैर, विंग जो मान जाता है और कुछ ही देर बाद वो अपनी कार लेकर लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। लैंड मेंशन में अंदर एंटर करते ही विंग को तुरंत एक सर्वेंट बताता है कि ऑलरेडी ब्रेकफास्ट टेबल पर उसी का इंतज़ार हो रहा है। विंग नोट करता है और वो तुरंत ही ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ निकल जाता है। विंग जब आज वहाँ पहुँचता है उसे कुछ नए चेहरे भी नज़र आते हैं, जिनमें से एक को विंग जानता था पर एक चेहरा उसके लिए बिल्कुल नया था। विंग ब्रेकफास्ट टेबल के पास पहुँचता है और सबको पहले तो वो करता है और अपने लेट होने की वजह से सबसे माफ़ी मांगता है। सब लोग विंग को भी ग्रीट करते हैं और बाद में विंग को बैठने के लिए बोल दिया जाता है। एज ऑब्वियस उसकी सीट वांग जी के साइड में थी। विंग से उसका हालचाल पूछने के बाद सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, साथ ही एक दूसरे से बातें भी। विंग जो आज यहाँ न्यू मेंबर ऐड हुआ है उसे भी ग्रीट करता है, जो कोई और नहीं वेनिंग था, जो वेंचिंग का छोटा भाई था। विंग इसको जानता है। हाँ, उन दोनों की जान पहचान ज़्यादा नहीं है पर एज वेंचिंग का ब्रदर विंग वेनिंग को जानता है। आज वेनिंग के साथ एक अनदर पर्सन भी था जो कोई और नहीं नी हुसैन था, जो वेनिंग का फ्यूचर पार्टनर है। मतलब वो दोनों बहुत जल्द वेडिंग करने वाले हैं। विंग जब हुसैन से मिलता है उसे बहुत खुशी होती है और हुसैन भी विंग से पोलाइटली मिलता है। ऐसे ही वहाँ उन सब की बातें होती हैं और बाद में विंग को ये पता चलता है कि कुछ दिनों के लिए वेनिंग और हुसैन दोनों भी लैंड मेंशन में ही रुकने वाले हैं, क्योंकि हुसैन के नी मिंजू जो सिचान के दोस्त भी हैं वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हैं। साथ ही वेनिंग के हाउस की रिनोवेशन हो रही है, तो वेनिंग और हुसैन कुछ दिन के लिए लैंड मेंशन में ही रहने वाले हैं, जिसे जानकर विंग जस्ट नॉर्मल रिएक्ट करता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। विंग वांग जी को लेकर कॉरपोरेशन में आ जाता है। वांग जी एज यूजुअल विंग के साथ फ्लर्ट करता है, अपना वर्क करता है और ऐसे ही वो पूरा दिन बीत जाता है। आज नाइट में वांग जी ने विंग को कह दिया था कि लैनी ने उसे डिनर के लिए बुलाया है और ये उसका नहीं बल्कि लैनी का ऑर्डर है। तो विंग वांग जी के साथ ही लैंड मेंशन में निकल जाता है, मतलब लैंड मेंशन के लिए निकल जाता है। वांग जी और विंग जब वहाँ पहुँचते हैं सब उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। वो फिर से एक साथ हैप्पीली डिनर करते हैं, कुछ बातें करते हैं और विंग वहाँ से डिनर होने के बाद निकलने ही वाला था, तभी उसे सब बोलते हैं कि थोड़ा और वक्त उनके साथ स्पेंड कर ले विंग, क्योंकि विंग भी तो अकेला ही रहता है, घर जाकर क्या करेगा, सोएगा ही, तो थोड़ी देर यही उनके साथ टाइम स्पेंड कर ले। विंग इस बात पर ऑब्वियसली मान जाता है और वो सब बाद में लिविंग हॉल में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विंग जो नी हुसैन से बहुत अच्छी तरीके से बातें कर रहा था, क्योंकि नी हुसैन बहुत जॉली फनी टाइप का इंसान था और बातों बातों में विंग को ये भी पता चला था कि नी हुसैन एक साइकोलॉजिस्ट है और वेनिंग एक डिज़ाइनर है। ये बात विंग ऑलरेडी जानता था वेनिंग के बारे में, नी हुसैन के बारे में उसे आज ही पता चला था। नी हुसैन और विंग की कुछ ही देर बाद बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि नी हुसैन भी बहुत अच्छा था, तो वो एक दूसरे के साथ नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। साथ ही वेनिंग का नंबर तो विंग के पास था ही। ऐसे ही बात करने के बाद नी हुसैन, वेनिंग और बाकी सब भी अब स्लीपी फील कर रहे थे, साथ ही विंग भी।
लैनी तो विंग को बोलती है कि वो यही रुक जाए, पर विंग नहीं मानता और वो ड्राइवर को लेकर अपने घर पे निकल जाता है। क्योंकि फिलहाल उसे भी नींद आ रही थी, तो वांग जी उसे अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए वो विंग के साथ ड्राइवर को भेज देता है। वही घर पहुंचते ही विंग तो सो चुका था। ऐसे ही वो रात भी गुजर जाती है। नेक्स्ट डे भी वांग जी विंग को कॉल करता है और उसे अपने घर बुला लेता है। विंग आज भी पहुंचता है। वो सब आज भी ब्रेकफास्ट टेबल पर एज यूजुअल बातें कर रहे थे। नी हुसैन जो एक साइकोलॉजिस्ट था, पर फिलहाल वो लवर बॉय जैसी बातें कर रहा था। मतलब नी हुसैन कंटिन्यू लव के बारे में ही बात कर रहा था। लव ब्यूटीफुल होता है, वो कितना खूबसूरत होता है, उसका एहसास कितना अच्छा होता है, कितने सारे लवर्स आज एक साथ मिलकर भी खुश हैं। उसे तो लवर्स की पेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने खुद भी लव मैरिज करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि उसकी और वेन्निंग की लव मैरिज है। मैरिज होने वाली है, पर वो लव करने के बाद ही मैरिज करने वाले हैं, ऐसा मतलब। वही वहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे लवर्स बैठे हुए थे, जैसे लैन कुरैन और लैनी, सिचैन और वेंचिंग, और हमारा वांग जी जो विंग के प्यार में पागल है, वन साइडेड लवर। तो उस टेबल पर जिनका प्यार मुकम्मल हो चुका है वो भी बैठे थे, जिनका होने वाला है फ्यूचर में वो भी बैठे थे, और जो अभी फ़िलहाल रास्ते में है मतलब वांग जी, वो भी बैठा था। तो सब एक दूसरे के बारे में वही बातें कर रहे थे कि हाँ सच में प्यार खूबसूरत होता है। यही बातें वहाँ नॉर्मली चल रही थी। नी हुसैन से मिलने के बाद विंग को एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि नी हुसैन लव में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है और उसे मानता भी है, क्योंकि उसके ग की भी लव मैरिज ही हुई थी, जिसका पार्टनर मेंग्याओ है और वो भी बहुत अच्छा है। तो देखा जाए तो लव मैरिज में ऑलमोस्ट उनके आसपास जितने भी कपल थे वो सक्सेसफुली हैप्पी थे, अपनी अपनी वेडिंग को, साथ ही अपने लव को एंजॉय कर रहे थे। विंग जी से ये बातें पहले तो दिमाग के ऊपर से ही जाती है, क्योंकि उसे ऑब्वियसली कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो कहाँ लवर बॉय था, उसे किसी से प्यार हुआ ही नहीं था। तो ये सारी बातें उसके लिए जस्ट वो होता है ना, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना, बस हाँ हाँ कहना, उस टाइप थी। पर ठीक है, वो किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता था और किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकता था, इसलिए वो जस्ट सुन रहा था। हाँ हाँ ऐसा चल रहा था उसका। खैर वो वक्त गुजर जाता है। ऐसे ही अब उनकी बातें होने लगी थी, खासकर नी हुसैन और विंग की, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त वाली बॉन्डिंग शेयर करते थे। वेन्निंग तो थोड़ा शांत और शाय किस्म का पर्सन था, पर नी हुसैन काफ़ी बोल्ड था। और इतने दिनों में नी हुसैन को भी पता चल चुका था कि वांग जी विंग के लिए अलग फीलिंग्स रखता है। तो नी हुसैन का विंग को टीज करना, उससे हैप्पीली बातें करना, ये सब चल ही रहा था। साथ ही नी हुसैन लैंड मेंशन में था, तो अब विंग और नी हुसैन का ऑलरेडी ऑलमोस्ट हर रोज़ ही मिलना होता था, क्योंकि हर रोज़ ही वांग जी अब विंग को पिक करने के लिए बुलाता था। लैनी उसे ब्रेकफास्ट पर रोक देती थी और ऐसे ही उनके उस ब्रेकफास्ट टाइम को वो सब इंजॉय करते थे। विंग जिसे सच में इन कुछ दिनों में फैमिली की, उसके बॉन्डिंग की बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी थी, क्योंकि लैन फैमिली एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी और हेल्दी बॉन्डिंग शेयर करती थी। लैन कुरैन जो अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, साथ ही इतनी उम्र होने के बाद भी उनकी और लैनी की मैरिज बहुत हेल्दीली और बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी। लैनी का लैन कुरैन की तरफ अभी भी वही लव, केयर, कंसर्न देखकर विंग को अच्छा लगता था। साथ ही कुरैन भी अपनी फैमिली से, लैनी से उसी तरीके से प्यार करते थे, शायद जिस तरह से वो स्टार्टिंग में करते होंगे। उन दोनों का रिश्ता इतना साल पुराना होने के बावजूद बहुत अच्छा था। सेम हाल सिचैन और वेंचिंग का भी था। वही नी हुसैन और वेनिंग, जिसका रिश्ता अभी ज़्यादा पुराना नहीं था, पर फिर भी वो बहुत खूबसूरत था। उनके बीच भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो विंग को जहाँ एक तरफ यहाँ अच्छी फैमिली, हेल्दी फैमिली के फील आता था, वही दूसरी तरफ वो लव के मायने अपनी ज़िंदगी में सीखने लगा था। वही नी हुसैन, वो तो था ही लवर बॉय, प्यार में पागल। वो हमेशा अक्सर प्यार की ही बातें किया करता था। ये सारी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं अब विंग को अपनी लाइफ में एक खालीपन फील होने लगा था।
हाँ, आज उसके पास सब कुछ है, पैसा है, एक अच्छी जॉब है, स्टेबल लाइफ है, पर उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है, वो अकेला है। इस बात की फीलिंग अब उसे फील होने लगी थी, खासकर नी हुसैन से मिलने के बाद, क्योंकि नी हुसैन बहुत ज़्यादा प्यार को अहमियत देता था। वो हमेशा प्यार की ही बातें करता था। साथ ही वो विंग को अक्सर ये बताया करता था कि वेन्निंग के उसकी लाइफ में आने के बाद उसे कितना अच्छा फील होता है, वेन्निंग ने कैसे उसकी लाइफ को चेंज कर दिया है। हाँ, भले ही उन दोनों में थोड़ी नोक झोंक होती है, पर वो नोक झोंक भी प्यार को बढ़ाती ही है। साथ ही लैन फैमिली में कंटिन्यू जाने के बाद विंग को फैमिली के भी मायने समझ में आ रहे थे। एक अच्छी फैमिली जिसमें हैप्पीनेस है वो कैसी होती है, एक अच्छे फादर, एक अच्छे मदर, एक अच्छे जो सिचान थे, एक अच्छी फ्रेंड की तरह वेंचिंग। वेन्निंग से विंग की ज़्यादा बाउंडिंग नहीं थी, पर हाँ ठीक है, वेन्निंग भी एक छोटे भाई की तरह था और हुसैन तो विंग का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। तो हाँ, अब वो अकेलापन कहीं ना कहीं विंग अपनी लाइफ में फील करने लगा था। साथ ही वांगजी की उसके साथ वो फ्लर्टिंग तो स्टार्ट ही थी। विंग के साथ एक तरफ से ऐसा हो रहा था कि वो होता है ना, अगर हमारे सामने कोई चीज़ हो और हमें बार बार उस चीज़ की अहमियत बताई जाए, उसकी खासियत बताई जाए, उसके हमारे लाइफ में होने के बाद क्या चेंज हो सकता है, ये सब कुछ बताया जाए, तो हम कैसे उस चीज़ की तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उसके ड्रीम्स देखने लगते हैं। वैसा ही कुछ विंग के साथ हो रहा था। उसे अब एक फैमिली की कमी, एक ऐसा पर्सन जो उसकी लाइफ में भी स्पेशल जगह डिजर्व करे, ऐसे इंसान की कमी विंग को खलने लगी थी। कहीं ना कहीं लैन फैमिली का कंप्लीट होना, एक दूसरे के साथ खुश रहना विंग को फैमिली की कमी फील कराता था। वही हुसैन वेन्निंग, सिचैन चिंग, कुरैन ई को देखकर कहीं ना कहीं विंग को अलग ही फील आता था। उसे लगने लगा था कि नहीं, लवर्स भी खुश रह सकते हैं और किसी इम्पोर्टेंट का जो आपकी केयर करे, आपकी हर बात को समझे, ऐसे इंसान का अपनी लाइफ में रहना हाँ बहुत ज़रूरी नहीं, पर शायद वो ज़रूरी होता है। हाँ, इंसान अकेले ज़िंदगी काट सकता है, पर उसे ज़िंदगी काटना ही कहेगा। ज़िंदगी इंजॉय किसी ऐसे इंसान के साथ करनी चाहिए जो हमें समझे, हमसे प्यार करे, हमें रिस्पेक्ट दे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें वक्त देकर, हम पे ट्रस्ट करके हमारे साथ बहुत सारा प्यार शेयर करे। कोई ऐसा जो हमारी भी केयर करे। एक खूबसूरत रिश्ता जिसमें भरोसा हो, केयर हो, कंसर्न हो, एक दूसरे की तरफ सिर्फ अट्रैक्शन नहीं बल्कि प्योर लव हो। एक ऐसा रिश्ता जो लाख गलत फहमियों के बाद भी मजबूती से खड़ा रह सके। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जो हमें प्रोटेक्ट कर सके। विंग अब चाहने लगा था कि वो भी किसी पर ट्रस्ट करे ब्लाइंडली। हाँ, वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, पर कितना अच्छा होगा ना अगर उसकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान आए जो उसके लिए खड़ा रहे, उसे प्रोटेक्ट करे, उसके लिए स्टैंड ले, दुनिया से उसके लिए लड़े। इस दुनिया में वो सिर्फ विंग के लिए ही 24 आवर्स अवेलेबल हो। विंग को इन सब सिचुएशंस को देखकर अब अकेला फील होने लगा था और उसे भी अब अपनी लाइफ में किसी पर्सन को लाने की इच्छा हो रही थी, पर अभी भी वो कंफर्म नहीं था कि उसे अपनी लाइफ में किसी को लाना ही है। बस वो होता है ना, एक अट्रैक्शन। जैसे फिलहाल विंग के सामने जो भी आ रहा था वो कपल में ही आ रहा था। पहले भी एक्चुअली सेम सिचुएशन थी। पहले भी विंग के सामने बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके कपल थे, हैप्पी लाइफ थी, उनके पास एक पार्टनर था, हेल्दी रिलेशनशिप था, पर पहले विंग उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। पर जब से वो लैन फैमिली में जाने लगा है, नी हुसैन से मिलने लगा है, तब से उसे इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है और अब उसके अंदर भी डिज़ायर्स है, एक हेल्दी रिलेशनशिप को लेकर, हेल्दी फैमिली को लेकर, एक अच्छी खूबसूरत लाइफ को लेकर। पहले जहाँ वो सोचता था कि अकेली ज़िंदगी बिताना आसान होता है, पर अब उसे समझ आ रहा था कि किसी पार्टनर का भी अपनी लाइफ में होना अच्छा ही होता है। इनफैक्ट अकेले से तो ज़्यादा ही अच्छा होता है, क्योंकि उसकी कोई केयर करेगा, उसके लिए कोई परेशान होगा। अगर वो अकेला रहेगा तो उसे हर सिचुएशन में ही खुद के लिए ही खुद को ही
खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन अगर उसकी लाइफ में कोई होगा तो ऑब्वियसली वो विंग के लिए खड़ा होगा, उसकी केयर करेगा, उसके लिए फिक्र करेगा। तो विंग को अब वो रिलेशनशिप के पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा नज़र आने लगे थे एक्सेप्ट नेगेटिव के। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter, next video. If you like my explanation, like, comment, and subscribe my channel. Hopefully, you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.